नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर नौजवानों से आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही कोविड-19 महामारी के बीच भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्चुअली आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। वहीं संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति की बैठक में आज कोविड-19 महामारी के मैनेजमेंट के मुद्दे पर अहम चर्चा हुई है। देश में राज्यवार कोविड-19 की क्या स्थिति है और दुनिया में भी कोविड-19 को लेकर क्या तस्वीर बनी हुई है, इस पर हम नजर डालेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर नौजवानों से आह्वान किया कि वो ज्ञान के साथ हुनर को निखारें और कोविड-19 के बाद की दुनिया को भारत की नई नई खोज की शक्ति दिखाएं। प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित डिजिटल स्किल कॉन्क्लेव के जरिए युवाओं को संदेश दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ज्ञान और कौशल के बीच के अंतर को भी सामने रखा। देश में बड़ी संख्या में उपलब्ध कुशल कामगारों का उपयोग करने के मामले में भारत की व्यापक क्षमता पर उन्होंने बात की। तेजी से बदलते कारोबारी माहौल और बाजार की स्थितियों में प्रासंगिक बने रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल का मंत्र दिया है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में युवाओं की सबसे बड़ी ताकत उनका कौशल और हुनर को सीखने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि दुनिया सही मायनों में युवाओं की है, क्योंकि उनमें हमेशा नए कौशल हासिल करने की व्यापक क्षमता होती है। कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। फ्रेंड्स, स्किल इज समथिंग which we give to ourselves, which grows with experience. Skill is timeless. It keeps getting better with the time. Skill is unique. It makes you different from others. Skill is a treasure that nobody can take away. And skill is self-reliance. It is not only make one employable, but also self-employable. स्किल की ये ताकत जो है इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्किल इंडिया मिशन से कौशल प्राप्त करने, नया कौशल सीखने और कौशल बढ़ाने के लिए एक विशाल अवसंरचना का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही स्थानीय और विश्व दोनों ही स्तरों पर रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ गए हैं। तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में, उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी। मैपिंग की वजह से अब इस तरह की जानकारियां देने का काम और आसान हो जाएगा। इसके अलावा 4-5 दिन पहले देश में श्रमिकों की स्किल मैपिंग का एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। ये पोर्टल स्किल्ड लोगों को स्किल्ड श्रमिकों की मैपिंग करने में अहम भूमिका निभाएगा।
प्रधानमंत्री ने सभी से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपायों का कड़ाई से पालन करने के लिए भी कहा। कार्यक्रम को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने भी संबोधित किया। इसी दिन 5 साल पहले स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। हर साल 15 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस इस वर्ष वर्चुअल मोड में मनाया गया। लाखों की संख्या में प्रशिक्षुओं के व्यापक नेटवर्क सहित प्रणाली के सभी हितधारकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार के स्किल इंडिया मिशन ने देश में अनेक युवाओं के सपनों को पंख दिए हैं, जिससे उनका जीवन परिवर्तित हुआ है। आज भारत की नींव और सफलता देश के कुशल युवा से है। शायद यही वजह है कि आज देश के 5.5 करोड़ युवा स्किल इंडिया के साथ जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर प्रगतिशील हैं। इस योजना से लोगों को रोजगार देने और अपनी आजीविका कमाने के लिए सक्षम बनाने में काफी मदद मिल रही है। आत्मनिर्भर भारत हर भारतवासी का सपना और संकल्प है और सभी देशवासी दृढ़ता से इस संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस लक्ष्य की नींव पड़ी थी जुलाई 2015 में, जब केंद्र सरकार ने शुरुआत की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। इसी मकसद को हासिल करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने देश की औद्योगिक प्रगति, बदलते आर्थिक विकास और प्रगतिशील वातावरण के साथ तालमेल को मजबूत किया है। स्किल इंडिया के तहत नए युग के कौशल पेश किए गए हैं, जहां युवाओं को बिना कोई शुल्क भरे कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ये योजना 250 से ज्यादा रोजगार सूची के लगभग 38 सेक्टर कौशल परिषद से संबंधित है, जिसमें लघु अवधि के प्रशिक्षण और विशेष परियोजनाएं चलाई जाती हैं। स्किल इंडिया के उद्देश्य को मुख्य रखते हुए पूर्वानुभव को मान्यता देने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे असंगठित क्षेत्र को संगठित अर्थव्यवस्था में बदला जा सके। प्रणाली की सफलता के लिए अनेक निजी और सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया गया है, ताकि लाखों युवा सीखते हुए कमा सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक केंद्र स्थापित किए गए हैं। युवाओं के कौशल को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारतीय कौशल संस्थान यानी IIS अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थानों की योजना बनाई गई है, जिनकी नींव मुंबई और गांधीनगर में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर रखी गई है। राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने IIM बेंगलुरु के सहयोग से महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम भी चलाया है। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर कुशल कार्यबल तैयार करना है। सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं को बेहतर आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए असीम यानी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल की शुरुआत भी की है, ताकि स्किल गैप की पहचान कर मांग और आपूर्ति के अंतर को कम किया जा सके। स्किल इंडिया की सफलता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रही है। भारत पिछले 5 सालों में वर्ल्ड स्किल्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 29वें पायदान से 13वें पायदान पर पहुंच गया है और हाल ही में रूस में हुए वाटर टेक्नोलॉजी कंपटीशन में भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आज भारत में स्किल इंडिया के तहत 20 से ज्यादा देशों के साथ मिलकर विश्व स्तर के मापदंडों पर कौशल मानचित्र बनाया है, ताकि भारत को विश्व का कौशल बिंदु बनाने में कामयाबी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कहा है कि रोजगार कौशल के रूप में युवाओं को न केवल आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है, बल्कि किसी भी हालात से पार पाने के लिए उनमें क्षमता होने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने ये बातें एक दैनिक समाचार पत्र में लिखे अपने लेख में कही। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक दिन समाचार पत्र में अपने लेख में कहा है कि भविष्य की नौकरियों के लिए अपेक्षित कौशल आज के युवाओं के पास होने वाले कौशल से बिल्कुल भिन्न होगा।
रोजगार कौशल के रूप में युवाओं को न केवल आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है, बल्कि किसी भी हालात से पार पाने के लिए उनमें क्षमता होने की जरूरत है। युवा वर्ग ही किसी देश का भविष्य होता है। शीर्षक से लिखे लेख में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस काल के बाद का जीवन पहले की तरह नहीं होगा। इसका प्रभाव अंतिम तौर पर सभी प्रकार की गतिविधियों के ऊपर लंबे समय तक रह सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लिखा है कि विभिन्न ज्ञान क्षेत्र के कार्यालय, विशेषकर आईटी सेक्टर में कम से कम स्टाफ की क्षमता दिखाई दे रही है। लॉकडाउन के चलते तथा कोरोना वायरस के फैलाव पर अंकुश लगाने के प्रयास में ज्यादातर संगठन अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं जीविका कमाने की राह पर देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। ऐसे ही समय आत्मनिर्भर भारत का मतलब संरक्षणवाद या फिर अलगाववाद को प्रोत्साहित करना नहीं, बल्कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि में विनिर्माण, मूलभूत सुविधाओं को विकसित कर, निवेश को प्रोत्साहित कर तथा उपभोक्ताओं के नेतृत्व वाली वृद्धि पर खड़ा करना है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि अब स्थानीय वस्तुओं को प्रोत्साहित करने की आवाज उठ रही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए भारतीय उत्पादों को सभी क्षेत्रों में बेहतर बनाया जा रहा है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की इकाइयां आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक बढ़िया भूमिका अदा कर सकती हैं। 21वीं शताब्दी भारत की है। इसे हम अनुशासन, समर्पण और स्वयं पर भरोसे के माध्यम से विश्व को दिखा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व युवा कौशल दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया मिशन देश के युवाओं को सही स्किल सेट प्रदान करके उनकी आंतरिक क्षमता में वृद्धि कर उन्हें सशक्त बना रहा है। अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 साल में स्किल इंडिया मिशन ने देश के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वाला बनने के लिए स्किल इंडिया प्रोत्साहित कर रहा है। गृह मंत्री ने भरोसा जताया कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में स्किल इंडिया मिशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोविड-19 महामारी के बीच भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्चुअली आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यूरोपीय संघ के अध्यक्ष माइकल चार्ल्स और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेyen ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत और यूरोपीय संघ ने आपसी सहयोग के लिए अगले 5 साल का एक रोड मैप निश्चित किया है। इसमें सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, मानवाधिकार और विश्व मंच पर दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी की बातें तय की गईं। दोनों पक्षों ने संसाधनों के उपयोग पर भी एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच शिखर वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों ही पक्ष लोकतंत्र, बहुलवाद, बहुपक्षवाद, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रति सम्मान में विश्वास करते हैं। ये वैचारिक समानता दोनों पक्षों को नैसर्गिक सहयोगी बनाती है। उन्होंने इस सहयोग को मजबूत बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाने पर जोर दिया। तेजी से बदलते वैश्विक घटनाक्रमों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नई दुनिया में भारत और यूरोपीय संघ की रचनात्मक भूमिका पर बल दिया। आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर विभिन्न प्रकार के दबाव है। ऐसे में भारत ईयू पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन में भी दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की बात कही। क्लाइमेट चेंज जैसे लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी हम दोनों के लिए ही प्राथमिकता है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का आमंत्रण करते हैं।
इससे पहले शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए यूरोपीय संघ के अध्यक्ष माइकल चार्ल्स ने कोविड महामारी से निपटने में भारत की भूमिका की तारीफ की। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच रिश्तों को राजनीतिक स्तर पर बढ़ाने की भी वकालत की। India and the EU are great democracies. We share common values. We also believe that multilateral commitments needs to be boosted and supported to combat global challenges, whether it's stability, security, combating terrorism, and so on. And so, Prime Minister, I also want to I'm not only very happy to see you in this video conference, but also want to take this opportunity to express the wish to really see this partnership with India as a political one covering multiple facets of our relationships. भारत और यूरोपीय संघ के बीच $140 बिलियन का कारोबार होता है और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। कोविड-19 के बाद यूरोप के कई देशों की चीन से शुरू होने वाली सप्लाई चेन टूटी और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में वो अब कारोबार के लिए दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। दूसरी तरफ विश्व राजनीति में भी समीकरण बदल रहे हैं और समय है लोकतांत्रिक ताकतों की एकता को दिखाने का। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका एक दूसरे की औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रगति में भागीदार बनेंगे। ये बात भारत अमेरिका CEO समिट में उभर कर सामने आई। इस फोरम में भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स विल्बर रॉस ने हिस्सा लिया। विल्बर रॉस ने भारतीय वाणिज्य मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि कोविड-19 जैसी विषम परिस्थितियों ने दोनों देशों के बीच नजदीकियों को बढ़ाया है और साथ ही नए अवसरों के दरवाजे भी खोले हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश दवाई, मेडिकल इक्विपमेंट्स और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों में प्रगाढ़ता का नया दौर आया है। इसका सबसे बड़ा कारण है दोनों देशों की विश्व में शांति और आर्थिक प्रगति को लेकर प्रतिबद्धता। उन्होंने दोनों देशों के अर्थव्यवस्था में छोटे उद्योगों के योगदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि अगर इस वर्ग में रोजगार सुनिश्चित किया जाए और श्रमिकों की योग्यता पर काम किया जाए तो दोनों देशों को फायदा होगा। पीयूष गोयल ने फोरम से आग्रह किया कि वो कोविड-19 के बाद पैदा होने वाली परिस्थितियों का आकलन कर आगे की राह दिखाने के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय के कामराज की आज जयंती है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि के कामराज एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने दलित और गरीबों के उत्थान के लिए जीवन भर अथक प्रयास किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तमिलनाडु के सर्वांगीण विकास के लिए के कामराज का योगदान और समाज के सबसे वंचित वर्गों को शिक्षा दिलाने के उनके प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा। कुमारस्वामी कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 को मदुरई जिले के विरुधन नगर में हुआ था। के कामराज भारतीय राजनीति के एक कद्दावर नेता थे और उन्हें किंग मेकर के रूप में जाना जाता था। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों और धाम की दिव्यता को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा के लिए आज एक बैठक की। समीक्षा के दौरान केदारनाथ मंदिर और जगतगुरु आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल की दिव्यता को और बढ़ाने, साथ ही परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और उसका विकास सुनिश्चित करने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि यात्रियों को गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर सभी सुविधाएं मिले और प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीर्थ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा केदारनाथ के दर्शन मात्र से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपूर्व ऊर्जा मिलती है। उन्होंने भरोसा जताया कि बाबा के आशीर्वाद से केदारनाथ धाम के अलौकिक स्वरूप में और भी वृद्धि होगी। संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति की बैठक में आज कोविड-19 महामारी के मैनेजमेंट के मुद्दे पर अहम चर्चा हुई। समिति ने राज्यों के साथ समन्वय, आर्थिक गतिविधियों की बहाली और अंतर प्रांतीय आवाजाही के मुद्दे पर भी जांच की।
वरिष्ठ राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली इस समिति के समक्ष केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने विस्तार से तथ्यों को रखा। समिति ने प्रवासी श्रमिकों को भेजने समेत कई मुद्दों पर विचार किया। लॉकडाउन के बाद उच्च सदन में किसी संसदीय समिति की ये दूसरी बैठक थी। संसदीय सौंध में मेन कमेटी रूम में हुई इस बैठक में 11 सांसदों ने हिस्सा लिया। सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक चली इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। विभाग संबंधी 24 समितियों में गृह कार्य संबंधी समिति बेहद ताकतवर समिति मानी जाती है। इसके दायरे में गृह कार्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय आता है। बैठक में भूपेंद्र यादव, नीरज शेखर, डॉक्टर अनिल जैन, राकेश सिन्हा, संजय भाटिया, दुलाल चंद्र गोस्वामी, विष्णुदयाल राम, राजवीर सिंह, रवनीत सिंह और डॉक्टर सत्यपाल सिंह समेत 11 सांसद शामिल हुए। कोरोना महामारी को लेकर आज संसदीय पैनल की बैठक हुई, जिसमें कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। पैनल ने मांग उठाई कि कोविड-19 उपचार के लिए सस्ती और देश में निर्मित दवाएं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। पैनल ने कोविड-19 से संबंधित दवाओं की कालाबाजारी का मुद्दा भी उठाया और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के नेतृत्व में हुई इस बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला, संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय लव अग्रवाल उपस्थित रहे। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के अब तक के सबसे 29,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 582 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल मामलों की संख्या 9,36,000 के पार पहुंच गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि करीब 6 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। इसके चलते रिकवरी रेट 63.24% हो गया है। वहीं ग्रोथ रेट घटकर 3.24% पर आ गया है। कल देश में रिकॉर्ड 3,20,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। भारत में रोजाना प्रति 10 लाख आबादी पर करीब 201 जांच हो रही है, जो WHO के तय मानक से अधिक है। पिछले 24 घंटे में 29,429 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 582 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 9,36,181 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 24,309 लोगों की जान भी जा चुकी है। कुल संक्रमण के मामलों में से 63.24% ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 5,92,031 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं 3,19,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 1,24,12,664 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 3,20,161 लोगों की जांच की गई। इस बीच देश में कोरोना की जांच के लिए लैब की संख्या बढ़कर 1,223 हो गई है। भारत में रोजाना प्रति 10 लाख आबादी पर करीब 201 जांच हो रही है। वहीं 22 राज्यों में रोजाना प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड के 140 जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकी राज्यों को भी इसी तर्ज पर जांच बढ़ाने की सलाह दी है। इस मामले में गोवा शीर्ष सूची पर है, जहां रोजाना प्रति 10 लाख आबादी पर 1,058 जांच हो रही है। दिल्ली में 978, त्रिपुरा में 642, तमिलनाडु में 563, जम्मू कश्मीर में 540 जांच रोजाना की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर दिन प्रति 10 लाख लोगों पर कम से कम 140 लोगों की जांच की जाती है। तो ये व्यापक जांच निगरानी है। पिछले 24 घंटे में 10 राज्यों में 1,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में 6,741, तमिलनाडु में 4,526 और कर्नाटक में 2,496 मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 1,916, दिल्ली में 1,606 और उत्तर प्रदेश में 1,594 नए केस दर्ज किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार की कोशिशों से 1 महीने बाद आज दिल्ली में कोरोना की स्थिति काबू में आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना से लड़ाई में केंद्र सरकार और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग के लिए आभार जताया है। उन्होंने आज कहा कि अनुमान था कि दिल्ली में 15 जुलाई तक 2.5 लाख कोरोना मामले होंगे, लेकिन सभी के एकजुट प्रयासों के बाद आज आधे से भी कम यानी 1,15,000 मामले हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में 14 जून को कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक हुई थी।
इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एम्स दिल्ली के निदेशक के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इसमें कोरोना से निपटने के लिए कई फैसले लिए गए थे। इसमें टेस्टिंग को बढ़ाना, नियमों का सख्ती से लागू करना, संक्रमण की व्यापकता का विश्लेषण करने के लिए नियंत्रण क्षेत्र का पुनर्निर्धारण और सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण करना शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात पर नजर रखी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। कोविड-19 के प्रकोप के बीच दिल्ली में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की रणनीति पर भी काम हुआ। इस एक महीने में ग्रोथ रेट और मृत्यु दर में काफी कमी आई, रिकवरी रेट तेजी से सुधारा और टेस्टिंग 4 गुना बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केंद्र और दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त प्रयासों के चलते राजधानी में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आ गई है और आगे के लिए भी हमारी तैयारी पूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना महामारी की गिरफ्त में करीब करीब पूरी दुनिया है। इस महामारी से छुटकारा दिलाने में सबको तलाश है एक अदद वैक्सीन की। इसे लेकर रूस के बाद अब अमेरिका से भी बड़ी खबर आई है। वैक्सीन को लेकर भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीन निर्माण के लिहाज से भारत की भूमिका बहुत बड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ट्रायल जारी है और अब इनके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इस कड़ी में मॉडर्ना इंक का नाम भी जुड़ गया है। अमेरिका में सबसे पहले टेस्ट किए गए कोविड-19 की इस वैक्सीन की ट्रायल के परिणाम से वैज्ञानिक खुश हैं। अब इस वैक्सीन की फाइनल टेस्टिंग की जाएगी। नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही आए हैं। मार्च में 45 लोगों पर किए गए इस वैक्सीन के ट्रायल के परिणाम का सभी शोधकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार था। वहीं भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 टीकों के मानव परीक्षण की अनुमति दे दी है। इनमें से एक टीका भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने ICMR के साथ मिलकर तैयार किया है, जबकि दूसरा टीका जॉयडस कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड ने तैयार किया है। वैक्सीन विकसित करने को लेकर ICMR ने कहा है कि दुनिया में 60% टीकों की आपूर्ति भारत से होती है। इस लिहाज से भारत की वैक्सीन निर्माण में बड़ी भूमिका है। रूस के टीके को लेकर ICMR ने कहा कि रूस ने भी टीके बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है और उसे प्राथमिक चरणों में सफलता भी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। इसके जरिए 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकेगा। DRDO ने बताया कि यह सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है और L&T द्वारा निर्मित किया जा रहा है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पैराशूट और प्लेटफॉर्म सिस्टम बनाती है। आसमान में उड़ता ये विमान जब पैराशूट जमीन की तरफ छोड़ता है तो DRDO की कामयाबी की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ जाता है। देश ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों के निर्माण के क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल की है। DRDO ने भारत की पैरा ड्रॉपिंग क्षमताओं में इजाफा करते हुए P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम तैयार किया है, जो हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट से 7 टन तक वजनी सैन्य उपकरण और जरूरत का सामान मौके पर पैराशूट के जरिए पहुंचा सकता है। आत्मनिर्भर बनते देश को मजबूत करने में DRDO ने ये अहम भूमिका निभाई है। प्लेटफॉर्म सिस्टम का उत्पादन भारतीय कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने किया है, तो सामान गिराने वाले पैराशूट को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाया है। DRDO काफी वक्त से इस सिस्टम को बनाने की तैयारी कर रहा था, जिसमें अब कामयाबी मिल चुकी है। एयर ड्रॉप सिस्टम इस वक्त दुनिया की सेनाओं के लिए काफी अहम माना जाता है। युद्ध के दौरान इस तरह के सिस्टम काफी मददगार साबित होते हैं। इसके जरिए अब सड़क के बजाय हवाई रास्ते के जरिए बिना विमान उतारे ही सामान को ड्रॉप किया जा सकेगा। पहाड़ी इलाकों में सेना को सड़क मार्ग के जरिए ज्यादा उपकरण लेकर चलने में मुश्किल आती थी। अब P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम से ये काम आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कई राज्यों में लॉकडाउन दोबारा आ रहा है। आपसे यही अपील करेंगे कि आप इस लॉकडाउन को सफल बनाएं और कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करें। हमें कोरोना को हराना है। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।